इजराइल पैलेस्टाइन का इलाका बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल और रिलीजियस महत्व रखता है। यहूदियों के लिए यह उनके धर्म का पुराना घर है, उनकी सबसे पवित्र जगहों का स्थान। ईसाई इसे ईसा मसीह के जन्म स्थान और उनकी सेवाओं की भूमि के रूप में मानते हैं। मुसलमान यरूशलेम को पैगंबर मोहम्मद की रात की यात्रा के स्थान के रूप में पवित्र मानते हैं। तीन प्रमुख धर्मों के इस मिलन ने इस क्षेत्र को आस्था का केंद्र बिंदु और दुर्भाग्य से सदियों से युद्ध का मैदान बना दिया है। इजरायली पैलेस्टाइन संघर्ष का इतिहास लंबा और जटिल है। ये कंपीटिंग क्लेम्स, पॉलिटिकल टर्मोइल और मानवीय दुखों की कहानी है। इस चल रहे संघर्ष के केंद्र में गहराई से जड़ी हुई इश्यूज को समझने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी कहानी है जो आगे भी जारी है, हर पीढ़ी पास्ट एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस और पीसफुल रेजोल्यूशन की चैलेंजेस का सामना कर रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में आधुनिक इजराइल और पैलेस्टाइन वाला क्षेत्र ऑटोमन एम्पायर के पतन के बाद ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। 1922 में स्थापित पैलेस्टाइन के लिए ब्रिटिश मैंडेट को टेरिटरी को एडमिनिस्टर करने और उसे इवेंचुअल इंडिपेंडेंस के लिए तैयार करने का काम सौंपा गया था। हालांकि अंग्रेजों को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। यहूदी और अरब आबादी की एस्पिरेशंस को बैलेंस करना। दोनों ही इस जमीन को अपना सही घर मानते थे। 1917 का बाल्फोर डिक्लेरेशन ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैल्फोर का ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के एक लीडर लॉर्ड रॉथचाइल्ड को लिखा एक पत्र पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए ब्रिटिश सपोर्ट की घोषणा करता है। यह डिक्लेरेशन यहूदी एस्पिरेशंस के लिए सपोर्ट व्यक्त करते हुए इस बात पर भी जोर देता है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा जिससे पैलेस्टाइन में एग्जिस्टिंग नॉन जूइश कम्युनिटीज के सिविल एंड रिलीजियस राइट्स को नुकसान पहुंचे। यहूदी और अरब दोनों आबादी के लिए यह ड्यूअल कमिटमेंट प्रैक्टिकली रेकंसाइल करना मुश्किल साबित हुआ। बाल्फोर डिक्लेरेशन का पैलेस्टाइन की घटनाओं के कोर्स पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इस क्षेत्र में यहूदी इमिग्रेशन को बढ़ावा दिया, जो बाद के दशकों में नाटकीय रूप से बढ़ा। हालांकि इस इन्फ्लक्स ने अरब आबादी के साथ टेंशन बढ़ा दी, जो बढ़ती यहूदी उपस्थिति को अपनी नेशनल एस्पिरेशंस के लिए खतरे के रूप में देखते थे। दूसरे विश्व युद्ध के अंत ने कॉन्फ्लिक्ट में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया। हॉलोकॉस्ट की भयावहता, जिसके परिणाम स्वरूप नाजी जर्मनी द्वारा 60 लाख यहूदियों की व्यवस्थित हत्या हुई, जायोनिस्ट कॉज और एक यहूदी राज्य की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति को मजबूत किया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने पैलेस्टाइन को 2 राज्यों में विभाजित करने के लिए मतदान किया, एक यहूदी और एक अरब, जेरूसलम को एक इंटरनेशनल जोन के रूप में। यहूदी लीडरशिप ने इस प्लान को स्वीकार कर लिया, जबकि अरब लीडरशिप ने इसे यह तर्क देते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यह पैलेस्टाइन में अरब बहुमत के साथ अन्यायपूर्ण था। पार्टीशन प्लान ने पैलेस्टाइन में यहूदी और अरब लड़ाकों के बीच गृह युद्ध शुरू कर दिया। मई 1948 में इजराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की और आसपास के अरब राज्यों ने इसके निर्माण को रोकने के लिए युद्ध छेड़ दिया। 1948 के अरब इजरायली वॉर के रूप में जाना जाने वाला यह युद्ध इजराइल के लिए एक निर्णायक जीत में परिणत हुआ, जिसने यूएन पार्टीशन प्लान में उल्लिखित सीमाओं से आगे अपने टेरिटरी का विस्तार किया। इस युद्ध के कारण लाखों पैलेस्टाइनियंस विस्थापित भी हुए, जो भाग गए या अपने घरों से निकाल दिए गए। 1948 के युद्ध का इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने एक बड़ी पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी पॉपुलेशन का निर्माण किया, जिनमें से कई पड़ोसी अरब देशों के कैंप्स में रहते थे। युद्ध ने जेरूसलम को भी विभाजित कर दिया, जिसका पश्चिमी भाग इजरायली कंट्रोल में और पूर्वी भाग ओल्ड सिटी सहित जॉर्डेनियन कंट्रोल में था। सेक्शन 4, हमास का उदय और गाजा संघर्ष। 1990 के दशक के ओस्लो अकॉर्ड्स, जो इजराइल और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पीएलओ के बीच हुए थे, ने एक पीसफुल रेजोल्यूशन की उम्मीद जगाई। हालांकि हमास का उदय, एक पैलेस्टीनियन इस्लामिस्ट ग्रुप जिसने ओस्लो अकॉर्ड्स का विरोध किया और इजराइल के विनाश के लिए प्रतिबद्ध था, ने कॉन्फ्लिक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी की एक नई परत जोड़ दी। हमास ने 2007 में गाजा स्ट्रिप पर कंट्रोल कर लिया। पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को वेस्ट बैंक, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी द्वारा शासित है, और गजा, जो हमास रूल के अधीन है, के बीच और विभाजित कर दिया। चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का इजरायलियों और पैलेस्टीनियंस दोनों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। इजरायलियों के लिए
गाजा से टेररिज्म और रॉकेट अटैक्स का खतरा डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है। पैलेस्टीनियंस के लिए ऑक्यूपेशन, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स का विस्तार और गाजा की ब्लॉकेड के परिणाम स्वरूप गंभीर आर्थिक कठिनाई, मूवमेंट पर प्रतिबंध और निराशा की भावना पैदा हुई है। सेक्शन 5, आगे का रास्ता, बातचीत और शांति की जरूरत। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में शांति का रास्ता मायावी बना हुआ है। 2 स्टेट सॉल्यूशन, जिसे कभी सबसे वायबल ऑप्शन माना जाता था, को वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स के विस्तार और पैलेस्टीनियन सोसाइटी के भीतर गहरे डिवीजन सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गाजा में चल रहा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो ब्लॉकेड और रिकरेंट कॉन्फ्लिक्ट से और भी आज गया है, लास्टिंग पीस हासिल करने के प्रयासों को और जटिल बनाता है। कॉन्फ्लिक्ट की असंभव प्रकृति के बावजूद आशा की कुछ किरणें हैं। दोनों पक्षों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बातचीत, समझ और रिकंसिलिएशन को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ सहित इंटरनेशनल एक्टर्स पीसफुल रेजोल्यूशन में मीडिएट करने के प्रयासों में लगे हुए हैं। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का भविष्य दोनों पक्षों की मीनिंगफुल नेगोशिएशंस में शामिल होने, एक दूसरे की लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने और मुश्किल कॉम्प्रोमाइजेस करने की इच्छा पर निर्भर करता है। एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए ऑक्यूपेशन को समाप्त करने, इजरायलियों और पैलेस्टीनियंस दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेफ्यूजी इश्यू का समाधान खोजने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। इन प्रयासों का सपोर्ट करने और इंटरनेशनल लॉ के तहत सभी पक्षों को अपनी कमिटमेंट्स के लिए अकाउंटेबल ठहराने में इंटरनेशनल कम्युनिटी की महत्वपूर्ण भूमिका